मैं इस कवि सम्मेलन के अंतिम कवि के रूप में जो कवि इस कवि सम्मेलन का एक बेहतरीन संचालन कर रहा है, नाम होता है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। मैं उनके बारे में अगर कहूँगा तो शायद ये बच्चे मुझे लोग चले जाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है उनके कारण होगी। सही बता रहा हूँ मैं, उनकी दो तीन खासियत आपको बताता हूँ। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल उस कवि का नाम है जिसने 25 से अधिक पुस्तकें लिखी। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल उस कवि का नाम है जिसने 27 से अधिक देशों की यात्रा की। प्रवीण शुक्ल उस कवि का नाम है जो लाल किले से कवि सम्मेलन के मंचों का संचालन करता है, वहां से काव्य पाठ करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और चौथी पंक्ति के बाद जितने लोग हैं खास मिलके उस अनूठे कवि को आवाज देना कि कविता की हुई बातें तो तेरे नाम तक पहुंची, कविता की हुई बातें तो तेरे नाम तक पहुंची, कि जैसे चलकर के खुद ही सुराही जाम तक पहुंची, और उसकी कविताओं का भी हम तक आगाज तो पहुंचे, जिसकी जादूगरी से शाम अंजाम तक पहुंची। तालियां बजाकर अभिनंदन करें डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। बारे में जो लिख के दिया था वो सब भाई ने ईमानदारी से बताया आपको। अंतिम हूँ मैं बस कवि, आभार व्यक्त करता हूँ लोगों का जो मेरे लिए अब तक हैं। एक आग्रह मान लीजिए, आप भी सामने आ जाइए। बहन जी आ जाओ, भैया काली शर्ट वाले इधर आ जाओ, थोड़े से लोग। बहन जी आ जाइए, जो उधर बैठे हैं तो लेफ्ट साइड सामने आ जाइए। मैं आग्रह करूँगा, अब हम ये मानेंगे कि आप सब वीआईपी बैठे हुए हैं। हमारे सौरभ ने बहुत शानदार शुरुआत की। तेज बाबू तो सारे चरित्रों की बात करके गए ही आपके बीच। आदरणीय गौरी जी हमारी आन बान शान है। मैंने कहा ठीक है, इस हिंदुस्तान में ऐसे ही काम होता है कि करने वाले को लगता है मैंने कुछ करा, और सामने वाले को भी लगा कि मैंने कुछ किया। कुछ किया भाई? अच्छा, मैं तो पिछले दिनों राजघाट के पास से गुजर रहा था। जौनपुर वालों आनंद लेना बात का, 2 मजदूर काम पर लगे हुए थे। भाई साहब एक गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, दूसरा उसे भरने का काम कर रहा था। मैंने गाड़ी वहां रोकी, आनंद जी थोड़ी देर में देखता रहा कि ये चल क्या रहा है। एक गड्ढा खोदता जा रहा है, दूसरा भरता जा रहा है। तो मैंने मजदूर से पूछा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? तो उसने बताया कि साहब काम पर 3 लोग लगाए गए थे। एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी भरनी थी। दूसरा आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तालियां बजाकर इसके बार-बार कहना नहीं चाहिए। आदरणीय गहना कोठी के प्रोप्राइटर विनीत सेठ जी की गरिमा में उपस्थिति है। मुझे बताया गया कि सर के पास एक कविता की ये शाम हो सकती थी, लेकिन हम राजमहल तक नहीं पहुंचे, और आदरणीय विनीत सेठ जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि राजमहल खुद हमारे बीच है। एक बार तालियां उनके लिए बजा दीजिएगा, तो वो तो उसके प्रतीक हैं। जब वो खुद आते हैं तो राजमहल भी हमारे बीच आ गया है। मंगल क्लिनिक के डॉक्टर उत्तम गुप्ता जी बैठे हैं। उत्तम जी मैं स्वागत करता हूँ, से बात करता हूँ। और कई बार क्या होता है कि तेज भाई मुझे बता रहे हैं आपने व्यवस्था बहुत अच्छी की है, सब लोग एक साथ बैठे हैं। अन्यथा आनंद जी कभी आप भरतपुर, जोधपुर, राजस्थान जाएं, वहाँ बड़े बड़े मेलों में कभी सम्मेलन होते हैं। पुरुषों को अलग बिठाया जाता है, महिलाओं को अलग बिठाया जाता है। बाहरी शिक्षा में हजारों लोग सुनते हैं। भरतपुर में कभी सम्मेलन हो रहा था, मैं संचालन कर रहा था। शैलेंद्र जी अचानक एक ऐसी पर्ची मेरे पास आ गई, और पर्ची पर लिखा हुआ था कि रामलाल जी जहाँ कहीं भी हों वो अपने घर चले जाएं। चतुर्वेदी जी मैंने वो
पर्ची पढ़ी कि रामलाल जी जहाँ कहीं भी हो वो अपने घर चले जाएं। पर्ची पढ़ते ही पुरुषों में से रामलाल खड़ा हुआ तो महिलाओं में भी करामती खड़ी हो गई। बोली कोई नहीं बैठ जा, मैं तो देख रही थी यही है या कहीं और निकल गया। थोड़ी सी बता दो, मेरा काम आपका मन लगाना है। माध्यमिक शिक्षक संघ से प्रमोद जी भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रमोद जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और होता ही है साहब, हास्य में भी चारों तरफ बिखरा हुआ है। केवल एक नजरिए की, एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। अभी पिछले दिनों की एक सच्ची घटना आपको बता देता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ आजमगढ़ के पास एक गांव में दंगल हुआ। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए, वरना आज पूरे के पूरे शहर की नाक कटी हुई मानी जाएगी। भाई साहब, पहलवान का डील और खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं अनुभवी आदमी सेठ जी, हमारे गरीब जी जैसे, बोले उनसे पूछो, उनसे इलाज करो, अनुभवी आदमी वो इलाज बताएंगे। सेठ जी के पास पहुंच गए, वो बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा मेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाया, मैं निपटाता हूँ इसको। जौनपुर वालों बात का आनंद लेना। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां बजाइए आपने, ज्यादा तालियां बजाने वाली बात। असली देशभक्ति है ये दिलीप बाबू। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, काम वही हो रहा है जो होना चाहिए। पहलवान ने तिरछी नजर करके देखा सेठ जी की तरफ, तो एक बात और बोल दी, 150 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। भाई ने पूरे के पूरे जौनपुर की तरफ से समझा दिया। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित हो गए। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, बोले कि लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, समझ जाओ तो भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा, मुझे लगना चाहिए हॉल भरा हुआ है। बोला लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव। ये तो जैसे अभी हमारे डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का शानदार गंगा की कविता सुनाई उन्होंने। और दरअसल बात क्या है शैलेंद्र जी, जौनपुर का आदमी टेक्निकल तरीके से काम निपटाता है। अभी पिछले दिनों हमारे डॉक्टर उत्तम जी और विनीत जी कुंभ के मेले में गए थे, तो दोनों ने सोचा यार वो जौनपुर की पुरानी टेक्निक लगाओ और आप आज बिना पैसे खर्च किए जलेबी खा के देखो। जौनपुर का आदमी खा सकता है टेक्निक लगा के। मैं बताता हूँ आपको, वो जलेबियाँ बिक रही थी, डॉक्टर उत्तम जी चले गए जलेबी वाले के पास, बोले भैया 250 ग्राम जलेबी दे देना। उसने डॉक्टर साहब को जलेबी दे दी। पीछे पीछे विनीत सेठ जी भी चले गए, 250 ग्राम मुझे भी दे दें। अच्छा उसे पता नहीं कि दोनों भाई एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उत्तम जी ने कहा उससे कि भाई मैंने जो तुझे 100 रुपए दिए हैं वो तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, इस चक्कर में मेरे 100 रुपए मत भूल जाना। जलेबी वाला बोला जी आपने तो 100 रुपए नहीं दिए। तब तक विनीत जी बोले भाई तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूल जाना। ताली बजाने की बात थी, थोड़ा सा मैं आपका मन लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जलेबी वाला बोला साफ पैसे तो आपने भी नहीं दिए। फिर उसने सोचा कि सबके ही मना करूंगा तो लोग ये सोचेंगे कि जलेबी वाला ही झूठ बोल रहा है। उसने सोचा कम नुकसान का मामला निपटाओ। तो बोले साहब याद आ गए, आपने तो 100 रुपए दिए। तो डॉक्टर साहब की तरफ इशारा करके बोला और विनीत जी की तरफ इशारा करके बोला सर आपने नहीं दिए 500 रुपए। बात कसम धर्म पर आ गई।
तो विनीत सेठ जी ने गंगा के घाट पर हाथ में गंगा जल लेकर जो कसम खाई, उस कसम के लिए पूरे सदन की तालियां उठनी चाहिए। जौनपुर के सम्मान में उन्होंने कहा कि गंगा के घाट पर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहता हूं, जैसे पैसे इन्होंने दिए वैसे ही मैंने दिए। ये आनंद है, इस आनंद का आनंद लीजिए। मैं हास्य देवी का कवि हूँ, आनंद की बात करता हूँ और आपके यहाँ तो आनंद सामने ही बैठे हुए हैं। जब संपादक का नाम ही आनंद है, आनंद चतुर्वेदी, तो ये मान लीजिए कि इस कवि सम्मेलन में कवियों ने कम से कम एक तो कमाल किया है कि वो कह सकते हैं कि रात हमने कविताएं सुनाई और आनंद साक्षात हमारे सामने आकर बैठे। बताइए तालियां एक दो शब्द सुनाता। मैं दिल्ली से आया हूँ, केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। मैं थोड़ी देर आपका मन लगाने का प्रयास करूंगा। किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं, ये मत सोचिएगा कि श्रोताओं की संख्या कम हो गई। मुझे आभास कराइएगा, पूरा हॉल भरा हुआ है। हास्य व्यंग का कवि, विसंगतियों के कुछ चित्र आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ और मंच का ध्यान आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिए। ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। हमारे यहाँ केजरीवाल जी का एजेंडा था भाई साहब कि चुनाव जीत गया तो सबको वाईफाई मिलेगा। ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा, ऐसे नहीं, जरा रिंग पे तालियां बजाएं, लगना चाहिए हॉल भरा है। और आनंद दैनिक जागरण का ये उत्सव आनंद महोत्सव में बदले। सूरज को उत्तर, सारे बजाएं, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति भाई तेज नारायण शर्मा बेचैन को समर्पित करता हूं। आपको लगे व्यंग की पंक्ति बड़े व्यंगकार को सौंपी है तो पंक्ति के सम्मान में आशीर्वाद दीजिएगा। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो। गंजों के सिरों पे मैं बाल उड़वाऊंगा। गंजों के सिरों पे मैं बाल उड़वाऊंगा। गंजों के सिरों, देखिए शैलेंद्र जी चतुराई, तो ये पंक्ति ये कह सकते हैं, गंजों के सिरों पे मैं रुमाल रखवाऊंगा। गंजों के सिरों पे मैं रुमाल रखवाऊंगा। गंजों के सिरों पे, ये मस्ती है, ये बनी रहनी चाहिए। इसी में आनंद है, इसी में परमानंद है, इसी में परमात्मा है, इसी में खुशी है। क्योंकि मैंने कभी लिखा था, बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। चाहे कैसी भी हालत है, कैसी भी मजबूरी है, दिल की बीमारी से रखनी अगर हमेशा दूरी है तो सारे दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत। 100 बीमारियों की दवा है ये हंसी, ये खुशी, ये आनंद, ये एहसास। मैं कुछ छंद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। एक छंद और सुनिएगा। छंद का शीर्षक है चमचे की विशेषता। चमचा नाम का प्राणी ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में ही मिले। जहां जहां पतीला होगा चमचा वहां वहां पाया जाता है। वो ऑफिस में, कॉलेज में, संस्थान में, सब जगह मिलेगा। डीएम साहब के ऑफिस में भी मिलेगा, हमारे मंच पर भी मिलेगा। लेकिन उसकी विशेषताएं क्या हैं सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। अब चमचे की असली विशेषताएं बताता हूं। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की तुम हुआ चमचा। ऐसे ही मस्ती में सुने जैसे पीछे वाले भाई साहब सुन रहे हैं। क्या आनंद है आपका। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की तुम हुआ चमचा। नेताजी के बंधन में हर अभिनंदन में उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। उनके माथे, तीसरी बार सुना रहा हूँ जौनपुर वालों, उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुँह तालियां बजाने लगा। और नेताजी हंसे तो मुँह
शुद्ध आनंद के लिए लिखी मैंने। और नेताजी हंसे तो तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम। दैनिक जागरण को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपने ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं। शैलेंद्र जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गर्मी ज्यादा है और हम चाहते थे और बेहतर स्थान पर हो और ज्यादा लोग आए, लेकिन ये मानता हूं मैं कि इस समय जो लोग सुन रहे हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग मेरे हिस्से में आए हैं, क्योंकि जब दही को मथा जाता है उसमें से छाछ अलग हो जाती है, जो बाद में बचता है उसी को मक्खन कहा जाता है, उसी को नमकीन कहा जाता है। मैं ये मानता हूं कि जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था, सुनने वाले लोग उस समय भी इतने ही थे जितने इस समय बैठे हैं। जो देखने आए थे वो चले गए, जो सुनने के लिए बैठे हैं वो बैठे हैं। तो मैं कुछ अलग तरह की कविताएं आपको सुनाता हूँ और आपके मन को देखकर सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत खास लोग बैठे हैं, दैनिक जागरण परिवार को बधाई देता हूँ, आपने कवि सम्मेलन रखवाया, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पहनने बोलने चालने में हर चीज का परिवर्तन आता जा रहा है। मैं अभी पिछले दिनों एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शर्ट मैं उसकी माँ हूँ। प्राणियों पर जीएसटी नहीं लगाई मोदी जी ने, मेरे बिना कहे भी बजाओ, मुझे बीच का सांस भी लेनी पड़ती है जी। मैं दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बालू उतार के हाथ में पकड़ा दिया, बोले शाम छोड़ के 1 महीने का आराम कर ले, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। और ये साफ बदलता हुआ परिवेश है। एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ दिल्ली में एक लड़की ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा बेटा कर ले, कहाँ रहता है? तो लड़की ने बताया न्यूयॉर्क में रहता है। पिताजी बोले बेटा वो तो ठीक है, पर तुझे कहाँ मिला? तो लड़की ने बताया पिताजी व्हाट्सएप पर मुलाकात हुई, फेसबुक पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी जौनपुर के रहने वाले थे, समझ के लड़की गलत ट्रैक पे जा रही, लड़की को उसी की भाषा में समझा दिया। बोले बेटा ऐसा कर, टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले। तालियां आप चाहूंगा सुनने के बाद। बोले उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर भेज दे। जब स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई तो एक कवि ने क्या करना की 2-3 छंद केवल सुनाता हूँ आपको। शुद्ध हास्यलील के छंद हैं। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। फोटोग्राफर ने एक आंख बीच कर कहा जिसे खींचता रहूं तो पोज लगती हो तुम। किसको कैसी लगी ये ध्यान है। और फोटोग्राफर ने एक आंख बीच कर कहा जिसे खींचता रहूं तो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जब तक सारे नहीं बजाएंगे डोज पूरी नहीं होगी। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार, ओ माली बोला बार बार, सूखने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। अगली पंक्ति बहुत प्यारे गीतकार गोविंद राठी को समर्पित करता हूँ और आपको लगे सही जगह समर्पित की तो राठी जी और पंक्ति के सम्मान में समर्थन करना, आशीर्वाद चाहूंगा। गले में थोड़ी सी तकलीफ आज मेरे में भी है, लेकिन आपकी मोहब्बत के कारण मुझे महसूस नहीं हो रही है। सुनाता ओ माली बोला बार बार, सूखने को मन करे, नया नया
तुम, रूपा चाल देखने से हूँ बहुत लड़की हो तुम, रूपा चाल देखने से हूँ बहुत लड़की हो। सुंदरी बढ़ी और संसद भवन के पास पहुंच गई। तो देखिए अलग अलग राजनेताओं ने उसे देखा, उन राजनेताओं को वो कैसी लगी। बहुत अद्भुत छंद है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ है। ये विनीत जी मैं आपको भेंट करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे जितने मेहमानी अतिथि हैं, आप सबका ध्यान चाहूंगा, राजनेताओं को सुंदरी कैसी लगी। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो। पिछले दिनों मैंने कल्पना की, देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। आनंद जी बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई, तो गैराज के मालिक ने ये सोच कर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। जौनपुर वालों, विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। इस तीसरी बात का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ये माइक्रो पोइट्री है, एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी और पूरा मनोविज्ञान आप तक पहुंचेगा। हर जोड़े पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा पड़ गया है। और अगले जोड़े पर तालियां रोकने का मन करे तो रोक कर दिखाना, और बजाने का मन करे तो जैसी मेरी काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजाई है वैसा आपका आशीर्वाद चाहूंगा। लगना चाहिए जौनपुर में सुना रहा हूं, मैं भी पहली बार आया हूं आपके बीच। श्री राहुल गांधी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं दे रही। दिल्ली से आया हूं, आप कहेंगे दिल्ली वाले के बारे में कुछ नहीं सुनाया। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। माननीय मायावती जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया ये तो सुधर ही नहीं सकती। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। और अगला जोड़ा सुनिए, मैंने कलकत्ता में ऑल इंडिया के कार्यक्रम में सुनाया था, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। अच्छा लग जाए तो आप बैठे बैठे भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। माननीय ममता बनर्जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। और अंतिम जोड़ा सुनिए, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बातें जोड़ी हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा गर्मी ज्यादा है, श्रोता कम हो गए। मुझे लग रहा है बड़े रचनाकारों की उपस्थिति के बीच आप बहुत मन से सुन रहे हैं। अगला जोड़ा संभालिएगा। माननीय सोनिया गांधी जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया इंजन विदेशी है, खराबी समझ में नहीं आई। तो बहुत सारी खराबियां जो समझ में नहीं आ रही हैं। मैं एक रचना विशेष सुनाकर काव्य पाठ का विराम करता हूं और जानता हूं कि मेरे आगे कौन महनीय लोग बैठे हुए हैं, तमाम जिन्होंने इतने मन से ये कविताएं सुनी हैं। अनिल जी, हमारे अस्थाना जी, और आपकी कविता, हर कविता पर आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे का उल्लास, मुझे ये लगता रहा कि यदि ऐसे 4 लोग भी बैठे हों तो उन्हें भी ये मानकर सुनाया जा सकता है कि हम 40,000 लोगों को सुना रहे हैं। एक बार तालियां बजाइएगा। कुछ अलग ढंग की चीजें आप तक पहुंचाता हूं। मैंने बहुत रंगों में लिखा, मंच का ध्यान चाहूंगा और आप सबका ध्यान चाहूंगा। सुनिएगा कि प्रवीण शुक्ल क्या है। ये सारे दोस्त कहते हैं कि प्रवीण बाबू आपने 25 किताबें लिखी, अभी बताया गोविंद राठी ने। हर विधा में एक एक मेरी पुस्तक आई और मैंने दोस्तों 9 के 9 रसों में लिखा। मैंने यह भी लिखा कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। जौनपुर वालों, केवल 5 से 7 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मैं सुनने में अपनी सारी ताकत लगाना चाहता हूँ, सुनाने में, आप सुनने में, आशीर्वाद देने में कंजूसी मत करना। जो सबसे अच्छा है वो आपकी सेवा में बड़े लोगों की उपस्थिति में सुनाता हूँ। कहता हूँ कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे।
जलन नफरत घुटन से दूर, ऐसे लोग रहते थे। अगली दो पंक्तियां संभालना। जलन नफरत घुटन से दूर, ऐसे लोग रहते थे। यहाँ महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग, कभी कच्चे मकानों में भी, अफसाना था, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। एक मुक्तक और सुन लीजिए। मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक आपकी सेवा में हाजिर करता हूं। जिंदगी में किसी कदम पर निराशा हो तो ये 4 पंक्तियां याद कर लेना। मैं एफिडेविट लिखकर दे सकता हूं आपको कि आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। और आशीर्वाद चाहूंगा मंच के दोस्तों का, सबका ध्यान, ये भी थक गए हैं 6 दिन से कभी सम्मेलन की यात्रा में, लेकिन मैं नहीं थका हूं, मैं थकता नहीं हूं। और मेरा मिशन है, जब तक मैं हूं ना मैं खुद थकूंगा और ना आपको थकने दूंगा। इसलिए सुनिएगा, कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस साल अंतिम, जाने कितने अनुभवों का है यही बस साल अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। दोस्तों, रिश्ते और धन में से एक चीज चुनने की जरूरत पड़ जाए तो धन को छोड़ देना, रिश्ता चुन लेना, क्योंकि गया हुआ धन 10 बार लौट कर आ जाएगा, लेकिन छूटा हुआ रिश्ता जिस गर्माहट से छूट जाएगा उस गर्माहट से वापस नहीं आता। तब जौनपुर वालों निवेदन करता हूं, जाने कितने अनुभवों का है यही बस साल अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, थक से पत्नी दिल पर लगे तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, जिंदगी की उलझनों से बड़ी जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार, जाने कितने अनुभवों का है यही बस साल अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम रचना सुनिए। शैलेंद्र जी आप आ जाओ, एक खूबसूरत चेहरा आए, मऊ आए, आजमगढ़ आए और शायरी की बात ना करें तो मुझे लगेगा कि कुछ अधूरा सा रह गया। इस कवि सम्मेलन में आपने गीत भी सुने, छंद भी सुने, मुक्तक भी सुने, गजल भी सुनी, और मैंने तो बताया मैंने बहुत सारे रंगों में कविताएं लिखी। आनंद जी, कोरोना काल आया, एक क्षण में कभी निराश नहीं हुआ। मेरे दोस्तों के फोन आते थे कि 2 साल से घर में बैठे हैं, तो मैं उनसे कहता था कि घर में बैठे हो तो कभी सम्मेलन तो नहीं है, किताबें पढ़नी शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। मैंने 80 कविताएं कोरोना काल में लिखी। एक मिनट की कविता और सुन लीजिएगा, और ये कहता हूं मंच का ध्यान चाहता हूं, और जितने महत्वपूर्ण लोग हैं इस कविता को सब कान से भी ध्यान से सुनिएगा। आपको पता लगेगा कि प्रवीण आपके बीच आए हैं तो किस तेवर के लिए मुझे लोगों की मोहब्बतें मिली। कोयल का रंग होता है काला। विनीत जी, आपके नाम करता हूं ये। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो सबने मुझे बताया कि बहुत बड़े कविता प्रेमी, संस्कृति के प्रति समर्पित हमारा एक महनीय व्यक्तित्व, और इतनी भीषण गर्मी में जिस व्यक्ति को सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, यदि वो भी इस भीषण गर्मी में शुरू से लेकर अंत तक कवियों को सुनने के लिए बैठा है, तो मैं ये मानता हूँ धन कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन देश की मिट्टी और संस्कृति के प्रति समर्पित मन तो उस व्यक्ति के पास है जो इस गर्मी में भी कविताओं के लिए बैठा है। मैं निवेदन करना चाहता और कहता हूँ, सुनिएगा, कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहन जाना जरा सी आहट पर होता है हिरण का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली 2 पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहूंगा, तालियां चाहूंगा, बहन जी आपका भी ध्यान चाहूंगा। लेकिन नहीं होता
उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मौला। बेशक पैर कुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा। मोर से नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा नहीं का। कविता यहाँ से प्रारंभ होती है, इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेषता जो है एक के पास वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। अंतिम दो पंक्ति सुनिए और सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास, इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। अंतिम रचना सुन लीजिएगा जिसकी भूमिका में बना रहा था। उनसे प्यार प्यारा सा कर लेना, अर्जुन जी की गंगा, हमारे व्यंग का बड़ा रचनाकार तेज नारायण उनका लाल किला, हमारे गोविंद बाबू की गाड़ी वाली रचना की सरकार कैसे रंग बदलती है, हमारे सौरभ को के शहीदों को समर्पित की। एक रचना माँ सरस्वती ने पिछले दिनों मुझसे ऐसी लिखवाई, वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। आप अपने मोबाइल में जाकर एक पंक्ति टाइप करिएगा, कम से कम 150 वीडियो आपको मिलेंगे। अमिताभ बच्चन साहब ने इसे अपने ट्विटर से ट्वीट किया। आशुतोष राणा आपके मोबाइल में मिल जाएंगे, अपनी मोटिवेशनल स्पीच में अनेक जगह बोलते हैं। अभी पटना वाले खान सर अपनी क्लास में ये पंक्तियां दोहरा रहे थे। मैं अंतिम 5 शेर सुनाकर अपने काव्य पाठ का विराम करता हूँ, और इसलिए क्योंकि महनीय लोगों की उपस्थिति है। आप इन पर हाथ रखकर सोचिएगा, यदि आदमी अपनी जिंदगी में शैलेंद्र जी सब कुछ पा लेता है, आज 79 इयर्स की उम्र में एकदम 80 में यदि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठते हैं, तो दिल पर हाथ रखकर सोचिए क्या धन कमाने के लिए बैठते हैं? शायद उत्तर मिलेगा नहीं। क्या शोहरत के लिए बैठते हैं? तो उत्तर मिलेगा शायद नहीं। फिर किस लिए आदमी काम करता है? ये इस कविता का मूल है। आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। अंतिम रचना और काव्य पाठ का विराम। निवेदन करता हूँ, कहता हूँ कि कैसे कि थक गया हूँ। अच्छा एंगेजमेंट हो जौनपुर वालों हर शेर को संभालना, चलो ठीक है, और भरपूर आशीर्वाद देना। अंतिम समय में आपकी पूरी चेतना चाहूंगा। कैसे कह दूं प्यारे भैया, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं जी, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, और दाग खुद के छिपाए फिरता है, और कहता है भाई नाम मैं। ऐसे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे जो सुबह से शाम तक सौ झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं किस किस का हौसला हूं मैं, और इशारा कर दूं आपकी तरफ तो ये व्यक्ति के लिए, ऊपर कर दूं तो ईश्वर के लिए। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अपने दो पंक्तियां आज के काव्य समारोह का विराम करते हैं। सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, और तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। जाने किस किस का, जाने किस किस का,
जाने किस चीज़ का हौसला हूँ मैं। केवल ये कहूँगा, हो सका तो फिर मुलाकातें करेंगे, बैठकर 2-4 पल बातें करेंगे। एक बार दैनिक जागरण परिवार के लिए कम से कम हम 10 बार तालियां बजाएं और शैलेंद्र जी, जागरण परिवार की तरफ से कोई भी व्यक्ति आए और आभार व्यक्त करें आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। मैं चाहूँगा आनंद जी कोई हैं तो वो आ जाएं और 2 शब्द बोलें। किसी का सम्मान रह गया हो तो वो सम्मान करवा दीजिएगा। और उस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।